बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ईशान अहमद। कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में एक नए लेक्चर के साथ। इससे पहले मैंने आपको वीडियो का पार्ट 1 जो डिस्कस किया था उसमें हमने डील किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। स्पेशली टू वेक्टर्स को हम बात कर रहे थे कि दो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, या सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाईलाइटेड टर्म्स थी वो ये थी कि हमने कहा था कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट होता है या वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इनकी कन्वेंशन आपको बताई थी। फिर मैंने एक कॉन्सेप्चुअल मैप बताया था और ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्चुअल मैप आपको मैंने कहा था कि इसकी डेफिनेशन को आप याद रखने के लिए इसको इस तरह से बना लें। तो पार्ट 1 में आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ मिलती हैं डॉट के सेंस में और वेक्टर क्वांटिटीज़ मिलती हैं दो वेक्टर के दरमियान अगर क्रॉस का साइन असाइन करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। इस पर हमारा पार्ट 2 जो है वो कंसिस्ट करता है कि हम यहाँ पर सबसे पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। ठीक है, वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है और बुक्स में इसमें सिंपल वे में लिखा हुआ है, उसको आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। बट मैं आपको असल में आज ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ द अप्रोच। एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो है जो नॉर्मली बुक्स में नहीं लिखा होता वो मैं आपको बताऊंगा कि इन एक्चुअल सेंस फिज़िक्स में इसका क्या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। यानी हम डील करेंगे द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट का रियल कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं कुछ यहाँ पर इसी टॉपिक के हवाले से फिर अगेन मैं एक कॉन्सेप्चुअल मैप बनाऊंगा और कुछ कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट से आपको ये अप्रोच करवाऊंगा कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बनेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और आखिर में अगर आपको ये अंडरस्टैंड होती है तो इसको फिर अपने पास कहीं ना कहीं कॉपी में शेयर करें और ये लेक्चर भी आप शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट पार्ट 3 जो आने वाला है वो भी आपको फ़ौरन मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको प्रॉपर वे में मैथमेटिकल फॉर्म जो मेंशन की है वो कुछ इस तरह से द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज रिटन एज। मान लेते हैं मेरे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एक का नाम मैंने a कह दिया इन जनरल फॉर्म, एक को b कह दिया। तो इसका मैथमेटिकल जो हम फॉर्मुलेशन देते हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। इसको लिखने के दो मेथड हैं। या तो आप बुक्स में देखेंगे ये इस तरह से लिखा हुआ नजर आएगा, या इसका एक इजी सेंस भी होता है। बट ये दोनों बातें पता होनी चाहिए। कहीं कहीं हम ये साइन ऑफ मॉड अप्लाई करते हैं जिसमें हमें बाद में जाके आसानी भी हो सकती है इस तरह के लिखने के मेथड में। या कभी कभी हमारे पास ये होता है कि हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर में ये वाला साइन नहीं लगाते और एरो का साइन इंडिकेट नहीं करते। तो मैग्नीट्यूड्स को मेंशन करने के दो तरीके हैं, या तो साइन ऑफ मोड में दिखाओ या विदाउट एनी साइन, कोई एरो कोई मोड का साइन ना लगाओ, तब भी ये a और b सिंपली मैग्नीट्यूड्स को डिस्कस करेगा। ये याद रखें। इसलिए मैंने दोनों तरह के फार्मूले लिख दिए हैं क्योंकि बुक्स में स्टूडेंट्स डिफरेंट वे से पढ़ रहे होते हैं, कभी यूँ लिखा होता है कभी यूँ, तो इससे आप कन्फ्यूज़ ना हो। ये दोनों ही मेथड अपनी जगह वैलिड है। ओके, अब इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है आज हमें इसी को समझना है और डॉट प्रोडक्ट क्या बताता है फिजिकली, इसको मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा अपनी इस वीडियो में। ओके, तो पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैंने आपको पढ़ के बताई, फिर इसमें कुछ राइट तरीका बताया कि लिखने के क्या मेथड्स होते हैं। सारी बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप हर एक फॉर्म से कंप्लीटली आगाह हो जाएं कि क्या फॉर्मुलेशन दी जाती है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ये थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीटा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन दिस रिगार्ड। ओके, थीटा हमारे पास जो है मैंने लिखा है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी आप मान लें कि दो वेक्टर्स हैं, उनके टेल पॉइंट्स को मैंने कंप्लीटली इस तरह से मिलाया और उनके दरमियान का जो एंगल है, क्योंकि हर वेक्टर का अपना डायरेक्शन होता है, तो उसका अपना डायरेक्शन का मतलब ये उसका अपना एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस। वो तो है, वो हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे। हम जो फिगर बनाएंगे अभी आप देखें ज़रा सा, इधर जूम करें राइट हैंड साइड पे, तो आप ये वाली फिगर देख लें पहले बाय रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, जैसे ये 3 डायमेंशन फ्रेम है, इस तरह ये 2 डायमेंशन फ्रेम है। तो 3 डायमेंशन फ्रेम पे भी हम बना सकते हैं, बट हमारा कॉन्सेप्ट जो अभी हम डील कर रहे हैं नॉर्मली ज़्यादातर इस तरह के कॉन्सेप्ट जो डॉट प्रोडक्ट के होते हैं उसमें हम 2 डायमेंशन फ्रेम लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। मैंने बड़े आसान वेक्टर लिए हैं
ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। वरना वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। तो लेट वी हैव टू वेक्टर्स हैविंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ए एंड बी। मैंने ए की लंबाई को जानबूझ के ज़्यादा दिखाया ताकि डिफरेंट वे में दिखा सकूं। ब्लैक लाइन जो है वेक्टर ए को शो कर रहा है, ब्लू लाइन जो है वेक्टर बी को शो कर रहा है, और ये जो मैंने रेड कलर का दिखाया ये थीटा है जो कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है। तो ये इसका एक कंप्लीट फिगर बना दिया मैंने, जिसके रिगार्डिंग मैं ए डॉट बी को डिस्कस करूंगा और फिजिकली इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, विद अ कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह। ओके, तो आगे हम चलते हैं। तो मैं ये फिगर बनाना बता रहा था कि ये फिगर मैंने बना दी है। वो मैंने उस तरफ इसलिए बनाया कि आगे कुछ मज़ीद काम भी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा एज अ कॉन्सेप्चुअल मैप, बट हम इस तरफ थे तो अगेन हम इस तरफ आ जाते हैं। और फिर मैंने यहाँ पर लिखा है वही बात जो मैंने कहा कि ये ए और बी जो है, ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की बेहतरीन एग्जाम्पल जो आप क्लास 10 से, ग्रेड 10 से स्टडी करते हुए आ रहे हैं, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, बट जो आसान और इजी एग्जाम्पल जो आपने पढ़ी हुई है वो मैंने यहाँ पर, क्योंकि कभी हो जाता है कि लिखने को आता है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट इन द एग्जाम। तो इन द एग्जाम आप ये वर्क डन याद रखें, वर्क डन को W से शो करते हैं, इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन के फार्मूले में वर्क क्या है, स्केलर है। गौर से देखें, ये F क्या है, फर्स्ट वेक्टर है, D हमारे पास क्या सेकंड वेक्टर है, तो फोर्स फर्स्ट वेक्टर A मान लें, डिस्प्लेसमेंट सेकंड वेक्टर B मान लें, ये दोनों ही वेक्टर हैं, उनके दरमियान डॉट साइन है। डॉट साइन लगा दिया तो मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में कि डॉट साइन लगाते ही हम ये इंश्योर करते हैं कि बनने वाली क्वांटिटी क्या है, हमारे पास जो वर्क आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन हमारे पास एग्जाम्पल हो गई डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस फॉर्मुलेशन को देखूं कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैप बनाया है, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द कॉन्सेप्ट मैप, एक बड़ी अच्छी बात जो आप इस पूरे लेक्चर का आप समझ कंपाइल कर लें, और एक सेंस में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को फिजिकली एक्सप्लेन करूं और फिर मैं आता हूं कॉन्सेप्ट मैप की तरफ, तो बड़े आराम से आप ये समझ जाएंगे कि वाकई डॉट प्रोडक्ट बताता क्या है। तो मैं अब उस तरफ आता हूं और आपको कुछ वर्डिंग पढ़ के सुनाता हूं जो कि इस पूरे लेक्चर का की पॉइंट है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, बिल्कुल वैसे ही इस पूरे लेक्चर का जो सेंट्रल आइडिया है, की पॉइंट है, वो डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। देखें मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है यहाँ पर द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट डिटरमाइंस द प्रोजेक्शन। ये आपको वर्ड मिलेगा किताब में, प्रोजेक्शन और शैडो। इसको मैंने उर्दू में भी लिख दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। प्रोजेक्शन कह लो, शैडो कह लो, उर्दू में कहते हैं साया, या इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, असरअंदाज होना। तो क्या असरअंदाज हो रहा है ये डिस्कस करता हूं मैं। तो द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट और स्केलर प्रोडक्ट डिटरमाइंस द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू अनदर। अब मैं अगर आपको इसको सिंपल वे में बताऊं, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि बहुत सारी हमारे पास फिजिकल साइंसेस में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैकेनिक्स के अंदर या वेक्टर मैकेनिक्स में हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स के अंदर आगे जाके बहुत सारे फॉर्मूलेशन, बहुत सारे जहाँ पर एक्सपेक्ट्स ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे कोई ना कोई असर डाल रही है, कोई ना कोई शैडो प्रोजेक्शन डाल रही है। एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी पे कोई ना कोई असर रखती है, दूसरी क्वांटिटी पहली वेक्टर पे कोई ना कोई असर रखती है। उसी असर को हमने यहाँ पर प्रोजेक्शन, शैडो या साया का नाम दिया है कि एक वेक्टर का साया दूसरे वेक्टर पे पड़ रहा है या दूसरे वेक्टर का साया पहले वेक्टर पे पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वी आर फाइंडिंग द प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द अदर या विद वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं बाय दिस साइंस। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्शन तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको अभी ये आइडिया नहीं होगा कि प्रोजेक्शन का वर्ड तो मैंने बोल दिया, इसको दिखाएं कैसे। बाकायदा इसकी पूरी ज्योमेट्री बना के दिखाऊंगा इन द थर्ड लेक्चर या इन द पार्ट 3 मैं आपसे डिस्कस करूंगा प्रोजेक्शंस को ड्रॉ भी करते हैं। फिलहाल तो मैंने आपको सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन दी कि इसके डिफरेंट मायने निकलते हैं, प्रोजेक्शन, शैडो। तो कॉन्सेप्ट मैप की तरफ मैं आता हूँ और मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कॉन्सेप्ट मैप से कि अगर मैं ए डॉट बी की फिजिकल कैलकुलेशंस करूं तो उससे हम क्या कंक्लूड करेंगे। मैथमेटिकली तो हम निकाल लेंगे रिजल्ट, बट कंक्लूजन की तरफ मैं आऊँगा
फिर जब थर्ड वीडियो मेरी इंशाल्लाह आएगी तो वहां पर मैं आपको बाकायदा एक वेक्टर किस दूसरे वेक्टर पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ये भी डिस्कस करूंगा और बाकायदा उसकी ज्योमेट्री बना के दिखाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल हम जल्दी से इसको रिव्यू करते हैं और ये कॉन्सेप्ट मैप देखते हैं कि ये क्या बता रहा है। ठीक है, नंबर 1, ये 4 हमारे पास कैलकुलेशंस हुई हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली कैलकुलेशन को अगर मैं हाईलाइट करूं तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो फिगर बनी हुई थी, जो इनिशियल फिगर मैंने बनाई थी, उसमें मैंने ए मान ले कि 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी अपनी वेल डिफाइंड डायरेक्शन में, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर मान लिया। अब मैं ये मान लेता हूं कि 2 वेक्टर की मैग्नीट्यूड्स फिक्स कर ली, इनको चेंज नहीं कर रहा, मतलब लेट आई हैव 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग अ फिक्स मैग्नीट्यूड्स। मान ले मैंने कहा यार मेरे पास आसान सी वैल्यू ले ली मैंने समझाने के लिए, तो वेक्टर ए को ज़रा लंबा मैंने दिखाया था, यहाँ पर लेंथ ज़्यादा दिखाई थी, वेक्टर बी की लेंथ कम दिखाई थी। तो इफ़ ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेक्टर ए को मैंने ज़रा लंबा दिखाया इस तरह से, लेंथ ज़्यादा दिखाई, वेक्टर बी को भी उसी डायरेक्शन में दिखा दिया। मतलब ये वाली फिगर तो मैंने एक जनरल आइडिया दिया था कि थीटा कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ए की लंबाई 5, बी की लंबाई 2 और यहाँ मैंने थीटा इक्वल टू 0 दिया, 0 डिग्री लिख दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब ये कि 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ गए, पैरेलल डायरेक्शन भी कह सकते हैं इसको, एक वेक्टर दूसरी वेक्टर की डायरेक्शन में आ गया। तो ये वेक्टर ए है ब्लैक रंग का और वेक्टर बी आ रहा है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब इनके दरमियान का एंगल कितना है, 0 हो गया। 0 पे अगर आप सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करना बेटा कैलकुलेटर से, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा मैंने डायरेक्ट लिखा है और बता भी दिया, बट आप इसको करके खुद से देखें ताकि आप खुद से सेटिस्फाई हो बाय योर कैलकुलेशन। तो ए डॉट बी, वेक्टर ए की लंबाई 5 सेंटीमीटर, वेक्टर बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर, cos 0 अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकालें तो आप मैंने नीचे लिखा है 1 आएगा, तो 5 2 10, 10 1 10, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो यूनिट आ रही है वो एरिया की डायमेंशंस में आ रहा है, एरिया की यूनिट यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। बहरहाल तो अभी हम यूनिट पे इतनी बात नहीं कर रहे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी ये मैंने एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो मैंने यहाँ पर एक तरह से प्रोजेक्शन कैलकुलेट किया कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पर असरअंदाज हो रहा है, तो उसका वैल्यू जो है, जो असर आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आया पहले हिस्से में। अच्छा, दूसरे हिस्से में मैंने क्या काम किया, वही वेक्टर वही लंबाइयाँ मेरे पास आ रही हैं। फिर अगेन आप देखें, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ए 5 है, फिर बी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। फिर मैंने फिगर को थोड़ा चेंज किया, मैंने कहा इस बार थीटा 0 नहीं, सेम डायरेक्शन में नहीं ले रहा, उन्हीं वेक्टर्स को मैंने जरा सा डायरेक्शन चेंज किया, ओरिएंटेशन दी मैंने यहाँ पे वेक्टर ए को अपनी जगह पे रखा, वेक्टर बी को थोड़ा सा उठा दिया, ठीक है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ। कितना रखा मैंने, मान ले मैंने रखा बिल्कुल 45, यानी 90 डिग्री का हाफ। 45 डिग्री पे मैंने वही काम किया, मैंने कहा ये एक वेक्टर दूसरे वेक्टर पे असर तो डालता है, 45 डिग्री पे असर निकालो, प्रोजेक्शन निकालो, मतलब ए डॉट बी निकालो। ओके, तो आपने फिर रखा 5, फिर रखा 2, बिल्कुल वैसे ही cos 45 निकालो साइंटिफिक से, 0.707 आता है, इक्वल टू 7 पॉइंट, मैंने इसको राउंड कर दिया, तो 7.1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगभग इतना आंसर बन जाएगा राउंड ऑफ करने पर। अच्छा, तो पहले हमारे पास 10 आया, अगली बार मैंने एंगल बढ़ाया, आंसर क्या हुआ 7.1, 10 से कम हो गया, यानी असर कम हो गया, ये नोटिस करवाना चाह रहा हूं मैं। तीसरे वाले पार्ट में मैंने कहा ओके यार थोड़ा सा एंगल और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वेक्टर ए और बी का क्या असर निकलता है। फिर मैंने दोबारा कैलकुलेशन करी, वही ए वही बी वैसे रखा, ए 5 रखा, बी इतना रखा, cos 60 निकालो 0.5 आएगा, इसको पूरा जब सॉल्व करोगे तो ये 5 हो जाएगा, मतलब पहले असर कितना आया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 7.1, फिर और कम हो गया, यानी एंगल बढ़ते जा रहा है, लेकिन वो असरअंदाज जो वेक्टर हो रहे हैं एक दूसरे पे कम होते जा रहा है सर। 7.1 से कम हो गया 5 हो गया। इसका जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं वो वेक्टर एक दूसरे पे असर डाल रहे हैं, लेकिन वो असरअंदाज होना एक दूसरे से कम होते जा रहा है। अच्छा भाई आगे देखते हैं, एक और वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की, इसी जगह पे प्रोजेक्शन निकाला, बट मैंने कहा फिर ए मेरे पास ए है, बी इतना आ गया भाई, तो मैंने कहा ओके, इस बार मैंने कहा यार ए और बी को बिल्कुल स्ट्रेट कर दो, मतलब बी को बिल्कुल उठा के सीधा कर दो इस तरह से, दैट इज 90 डिग्री एंगल पर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अब आप ये फिगर देखो, वेक्टर ए उसी तरफ है, वेक्टर बी को पूरा उठा दिया और पूरा ओरिएंटेशन दे के 90 पे सेट कर दिया, थीटा 90 हो गया। अब जैसे थीटा 90 हो गया तो आपने वही काम किया, ए 5 फिर 2 और फिर cos 90 राइटली 0 होता है, ये 0 हो गया तो पूरा आंसर क्या है 0 हो गया। मतलब अब मैं फिजिकल मीनिंग बताता हूं कि जैसे ऐसे मैं एंगल पहले 0 रखा था, देखो ये एंगल 0 रखा मैंने, फिर थोड़ा सा मैंने और बी को उठाया 45 डिग्री, फिर मैंने बी को थोड़ा सा और उठाया 60 किया और फिर मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया 90।
और कैलकुलेशन मैंने उसी तरह से की। तो जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाते जा रहा हूं, वेक्टर का असर एक दूसरे पे कम होते जा रहा है। दैट इज द राइट टेक्निक। कि हुआ ये कि ए डॉट बी पे आंसर जीरो भी तो आ सकता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा उस वक्त जब दो वेक्टर एक दूसरे पे कोई असर नहीं लगा रहे। ये वो वाहिद हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर एंड व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट, बताओ, वो जीरो आएगा। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90, ऑर्थो मीन 90 डिग्री पर जब दो वेक्टर्स आएंगे और डॉट निकालोगे तो cos 90 की वजह से आंसर जीरो आ जाएगा। और अब लिखोगे मीन्स नो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर टू द अदर, एक दूसरे पे असरअंदाज होना वेक्टर खत्म कर देते हैं जब एंगल 90 होता है। तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल था जहां पर असर मैक्सिमम था, बहुत ज्यादा असर कब है। अब आप देखो दोबारा, शुरू में आ जाओ दोबारा, सबसे ज्यादा असर कहां पर है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, पैरेलल डायरेक्शन में जो वेक्टर्स आ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, इस वक्त क्या है, वेक्टर ए का इफेक्ट वेक्टर बी पे या बी का इफेक्ट ए पे मान लें, सबसे ज्यादा असर 10 मिला, फिर कम हुआ 7.1, फिर और कम हुआ 5 और बिल्कुल ही जीरो हो गया इस पे। तो डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब डिफरेंट एंगल्स, जैसे जैसे एंगल बढ़ते जा रहा है, प्रोजेक्शन क्या है, क्या एंगल बढ़ते जा रहा है, प्रोजेक्शन कम होते 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 जीरो हो गया। तो ये हो गया मैक्सिमम प्रोजेक्शन, ये हो गया मिनिमम प्रोजेक्शन। मतलब ये कि एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एंगल को चेंज करने से वेक्टर एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। हर एंगल पे एक जैसा असर नहीं होता। जैसे जैसे एंगल बढ़ाते रहोगे तो एंगल तो बढ़ रहा है, बट ऑन द अदर हैंड प्रोजेक्शन का वैल्यू जीरो भी हो सकता है। तो ये वो कंडीशन थी बड़ी इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट की जाती है बोर्ड एग्जाम में। इसको याद रखना कि ये दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, ऑर्थोगोनल में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है। दैट इज द रियल एंड राइट फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो है वीडियो समझ में आई होगी और इसको कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हुई, और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें कॉन्सेप्ट। और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन द आंसर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।